अब आ जाते हैं हम इस धाम की न्यूट्रिशन वैल्यू पे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक डॉक्टर से, तो मुझे लगता है कि जब तक हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात ना करें तो हमारी ये चर्चा अधूरी रहेगी। हालांकि संस्कृति के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें बताया, वो इसलिए बता पाए क्योंकि ये हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एक तो दो चीज़ें, इसके भी दो, इस प्रश्न के दो भाग रहेंगे मेरे। एक तो ये कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो भी चीज़ें हमारे लिए निश्चित की थी किसी भी संदर्भ में, उनका कोई ना कोई न्यूट्रिशन या साइंटिफिक वैल्यू होता था, रीज़न होता था। तो मुझे आपसे ये जानना है, एक तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, दूसरा इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी चीज़ें 6 या 7 व्यंजन आपसे मुझे पता लगेगा, उनको एक क्रम में परोसा जाता है, वो क्रम कभी भी तोड़ा नहीं जाता, उस क्रम को कभी भी अलग से नहीं देखा जाता, उसी क्रम में ही जो हमारे यहाँ बोटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा धाम परोसते हैं, वो उसी क्रम में उसको परोसते हैं। तो दोनों चीज़ों के पीछे में इसमें क्या आप समझते हैं कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? जी हरमीत जी, जब इस विषय पे काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसके बारे में एक अनुसंधान कर रहे थे, तो ये विषय ये आया कि ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे जो है भोजन परोसने की प्रथा अलग है, सुंदरनगर में अलग है और इसके बाहरी क्षेत्र में कुछ अलग तरह से। तो आयुर्वेद की दृष्टि में, एक आयुर्वेद का चिकित्सक होने के नाते आयुर्वेद की दृष्टि से मुझे लगा कि ऐसी क्या बात थी कि इन्होंने पूरे का पूरा आयुर्वेद विधि को ही इन्होंने, मंडी वालों ने उसके ऊपर जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, अपने आप में समाहित कर लिया और उसी के ऊपर जो है वो आगे इन्होंने धाम को चलाया, आधार बना लिया, एक आधार बना लिया। और वो बात बार बार जो थी वो हमारे दिमाग में आती रही। और बाद में हमने देखा कि आयुर्वेदीय दृष्टि से इसमें इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे मीठा देने का रिवाज है, उसके बाद खट्टा देने का रिवाज है, उसके बाद अमल के बाद जो है कड़वा कटु देने का रिवाज है, और उसके बाद तीखत देने का रिवाज है, उसके बाद कसाय देने का रिवाज है। तो हमें लगा कि आयुर्वेद में जो 6 प्रकार के रस होते हैं वो इन्होंने उनको पूरी तरह से वैसे ही ले लिया, एक आधार बना लिया उस चीज़ का। तो वो हमारे लिए बहुत एक हैरानी की बात थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम इसकी गहराई में गए तो हमने पाया कि सबसे पहले यहाँ पे मीठा दिया जाता है, उसके बाद खट्टा दिया जाता है, कड़वा दिया। तो आप देखेंगे जिस तरह से खाना परोसते हैं तो सबसे पहले बदाने का मीठा देते हैं, और बदाने का मीठा मंडी का सबसे मशहूर ऐसी चीज़ है कि जो विशेष संप्रदाय के लोग होते हैं, जिनको आपने बोटी कहा, ये विशेष लोग होते हैं जो कि खाना बनाते हैं और खाना परोसते हैं। तो ये विशेषता है मंडी की कि ये बदाना जो है वो मीठा उनको दिया जाता है। उसके बाद कद्दू का खट्टा बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है। उसके बाद सेपू बड़ी भी बहुत एक ऐसी डिश है यहाँ की मंडी की जो इतनी मशहूर है कि बाकी लोगों ने भी प्रयास किया है, लेकिन मंडी की सेपू बड़ी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आप आ जाइए माह की दाल पे, उसके बाद आ जाइए कोल के खट्टे के ऊपर, और उसके बाद आ जाइए आप झोल पे। तो एक इस तरह की प्रथा इन्होंने बना दी। तो आयुर्वेद में हमें थोड़ा सा उत्सुकता लगी और हमने इसके ऊपर विवेचना की। दूसरा जो आपने न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की, तो न्यूट्रिशन वैल्यू में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसमें विटामिन भी है, विटामिन ए बी सी, सभी तरह के जितनी भी विटामिन हैं, कैल्शियम है, एक भरपूर एक आहार जिसको कहा जाता है, वो पूरे का पूरा आहार जो है वो हमें इसमें मिलता है। इसमें सभी प्रकार के विटामिन, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सबसे बाद में झोल देते हैं, और वो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है। आपने जितना भी कुछ खा लिया उसके बाद आप झोल से जो है उसको पचा लेते हैं। तो एक ऐसी इस तरह से स्वस्थ जो परंपराएं जो मंडी में शुरू हुई धाम को लेके, तो ये उसके पीछे यही कारण रहा है। आपकी बात से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, और मुझे लगता है कि जैसे आपने अंत में झोल का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ जो झोल बनता है वो पूरी तरह से छाछ पर आधारित होता है, और छाछ जो है वो डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक माना जाता है अगर आप अंत में देते हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है, जब आप अंत में छाछ खाते हैं तो आपके हाथों में जो भी तैलीय पदार्थ चिपके हुए हैं वो स्वतः साफ हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप सिंपल पानी से भी हाथ धोएं, और मुझे लगता है साबुन का उपयोग ना भी करें, तो भी वो हाथ अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही था डॉक्टर साहब कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे,
जिन्होंने ये सारे नियमावली हमारे लिए ये चीज़ें बनाई, उसके पीछे कोई ना कोई उनका साइंटिफिक आधार जरूर रहता था जी। तो कुछ एक चीज़ें अगर आप इसमें और भी अगर इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहें कि आयुर्वेद से जब हम इसको आयुर्वेद की दृष्टि से या आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से हम इसको देखते हैं, तो क्या लगता है कि धाम और आयुर्वेद का आपस में किस तरह से हम इसको रिश्ता स्थापित कर सकते हैं? हाँ जी सर, ये बहुत ही इसका आपस में एक बड़ा गहरा संबंध महसूस होता है कि जैसे आयुर्वेद में प्रथा थी कि सबसे पहले जब भी भोजन परोसा जाए, आहार की जो विधि आयुर्वेद में है वो तो सबसे पहले जो है वो मिष्ठान ही दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है। और इसमें आयुर्वेद की जो हमारी पद्धति है उसमें वात पित्त कफ को लेके ही आधारभूत से उसका शरीर की रचना और रोगों की जो दोषों के जो कुपित होकर रोग होते हैं उसका आधारभूत भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ ही माना गया है। तो भोजन को भी वात पित्त कफ से ही जोड़ा गया है कि कौन सा जो भोजन है वो वात को बढ़ाएगा, कौन सा पित्त को बढ़ाएगा, कौन कफ को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो मिष्ठान दिया जाता है, बूंदी की जो हम पहले सबसे पहले बदाने की बात करते हैं, तो वो मिष्ठान होता है, वो पहले ही कफ को पैदा करके एक पैसेज बना देता है ताकि आप जो भी बाद में खाना खाएं वो आपको खाना खाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपको बाद में कोई एसिडिटी ना हो, आपको कोई अम्ल पित्त ना हो, आपको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए वो पहले मिष्ठान देते हैं और उसके बाद अगला जो रस है उसको अमर रस देते हैं और उसके बाद जो है वो कटु देते हैं, फिर उसके बाद तिक्त देते हैं और कसाय देते हैं। इसके पीछे सबका जो है वो दोषों के अनुसार जो है वो इसमें वर्णन मिलता है, उसी के आधार पे इसको बनाया गया है। लेकिन अभी प्रथाएं थोड़ी सी बदली हैं, तो वो जैसे झोल का है तो मंडी में अभी भी झोल की प्रथा है, वो बिल्कुल एकदम से जो झोल बनाते हैं उसमें किसी तरह से और कोई चीज़ नहीं डालते। आप धनिया डालते हैं, आप हींग डालते हैं, जीरा डालते हैं और किसी तरह की कोई जिसको कहते हैं बेसन वगैरह या दूसरी चीज़ें नहीं डालते हैं, क्योंकि बेसन जो है वो डाइजेशन में भारी होता है, तो सबसे बाद में उसी को देते हैं। आपने कहा कि वो हाथों को साफ कर देता है, बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ साथ जो आपने भोजन किया है उसकी क्लींजिंग भी कर देता है, एकदम से ऊपर से लेके पूरे पैसेज को क्लीन कर देता है और डाइजेशन को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव है। और उसके बाद कि रोगी बीमार ना हो लोग, उसके लिए जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो देखा गया उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक रहता है हमारी छाछ में और लस्सी में, दही में, तो वो उसी उन्होंने एक साइंटिफिक वे उसको लिया होगा, उसी के हिसाब से इसको बनाया गया।